मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। टुडे वी हैव रीच द सेकंड पार्ट ऑफ अ चैप्टर दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। जो मार्जिनलाइजेशन है उस पर हमने एक कहानी पढ़ी, एक ट्राइबल व्यक्ति की, जो बता रहा था कि कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ कंपनी वालों के द्वारा, उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा एट्सेट्रा। तो दूसरे पार्ट में आज हम पहुंच गए हैं। तो देखते हैं आदिवासियों के बारे में हमारे क्या क्या स्टीरियोटाइप्स हैं और क्यों। In India, we usually showcase आदिवासीज इन स्कूल फंक्शंस और मूवीज इन स्टीरियोटिपिकल वेज। ऐसे स्टीरियोटाइप्स इसलिए भी हैं कि जहाँ पे भी हमें प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, शोकेस करने का मौका मिलता है कि आदिवासी लोग कैसे रहते हैं या वो कैसे अपना जीवन जीते हैं, वहाँ पे हम उनको डांसिंग फॉर्म में या कलरफुल ड्रेसेस में, हेड गेयर्स में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन कलरफुल हेड गेयर्स, कॉस्ट्यूम्स and through acting and dancing. We often believe they are exotic, primitive, and backward. We also believe that they are resistant to change or new ideas. हमें ये भी विश्वास हो जाता है ऐसी चीज़ें देख के कि वो पुराने ख्यालों के हैं और आसानी से जो मॉडर्न जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, उनको नहीं अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते। अब आगे बात करें अगर आदिवासी और उनके विकास की, तो आज से लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले की या उससे भी पहले की बात करें तो आदिवासीज कवर्ड अ मेजर पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड दे हैड अ वेरी डीप नॉलेज, एक्सेस एंड कंट्रोल अबाउट फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज। Therefore, large empires and kingdoms were dependent on tribals for supply of essential goods and products from the forest. तो उस समय में जब राजाओं का समय था, मुगल काल था या उससे पहले के जो राजा थे उनका समय था, उस समय में ट्राइबल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि उनके पास एक्सेस और कंट्रोल था फॉरेस्ट का। और जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं वो काफ़ी डिपेंडेंट थे इन ट्राइबल्स पे, इम्पॉर्टेंट एसेंशियल जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उनके लिए। बट जैसे ही कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ हमारे देश में, तो आदिवासियों का जो विकास है वो पूरी तरह से रुक गया। इन द पास्ट 200 years, आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस। और आर्थिक परिवर्तन जो देश में आ रहे थे उसके साथ साथ उनकी जो संरचना है, उनकी जो सामाजिक और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है ट्राइबल्स का, दैट हैज़ बीन चेंज्ड। They were forced by forest policies and political force applied by the state and private industry। जो हमने फॉरेस्ट की पॉलिसी बनाई, जंगल के लिए नीतियाँ बनाई, जो हमारी गवर्नमेंट्स ने डिसीजन लिए और जो प्राइवेट कंपनी ने उनके ज़मीनों पर एंक्रोचमेंट किया, उससे उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए। They were forced to migrate to live as plantation workers, construction वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और वो धीरे धीरे मजबूर हो गए अपना इलाका छोड़कर शहरों में जाके छोटे मोटे काम एज वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन साइट एंड फैक्ट्री वर्कर्स करने लगे। आगे अगर बात करें आदिवासी और उनके विकास की, तो रिसेंट ईयर्स में जो फॉरेस्ट हमने क्लियर किया है टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए, बहुत सारे जो पर्पसेस लकड़ी से सॉल्व होते हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल एरिया और इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया है। इससे भी जो एंक्रोचमेंट है उनकी ज़मीन पर वो बढ़ गया है और इसीलिए उनके पास जो जीवन जीने के संसाधन हैं, लाइवलीहुड है, रिसोर्सेज हैं, वो काफ़ी कम हो गए हैं। According to recent surveys, more than 50% of the displaced people due to mines and mining projects are tribals। 50% से अधिक जो लोग माइग्रेट हुए हैं माइन और माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से, those have been tribals। Around 80% of tribals were displaced due to dams and other river projects। हमारे जो बड़े बड़े डैम्स हैं और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से हमने लगभग 80% जो डिस्प्लेस हैं उनमें से वो ट्राइबल्स हैं। सो आदिवासीज हैव बीन लूजिंग देयर लैंड एंड एक्सेस टू फॉरेस्ट means that tribals lose their main source of livelihood and
फूड। और जैसे ही वो अपनी ज़मीन और अपने फॉरेस्ट से एक्सेस अपना खो देते हैं, इसी के साथ साथ उनकी जो जीविका, जीवन जीने के जो साधन है और उनका जो खाना है, वो सब चीज़ें उनसे छिन जाती हैं। आदिवासीज वर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ वेयर दे वर्क फॉर वेरी लो वेजेस एज इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। और वो बहुत ही कम रुपए में काम करने के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर तैयार हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स and about how much wages they should get for the work which they are doing. Thus, they are caught in a cycle of poverty and deprivation. तो एक गरीबी और दरिद्रता की जो हालत है वो उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas are below poverty line. तो 45% जो रूरल एरिया में रह रहे ट्राइबल्स हैं वो गरीब हैं, और 35% जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, दोज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। सो as there was dissection in different spheres of the economic and social livelihood, they are often forced for a painful and violent displacement. तो जैसे ही ये सारे जो कारण हैं जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री लगाने के लिए उनकी जगह खाली कराते हैं, माइनिंग करने के लिए आयरन ओर निकालना है, कोल निकालना है, एसेट्रा, इससे काफ़ी पेनफुल डिस्प्लेसमेंट होता है और बहुत बार जो आदिवासीज हैं वो वायलेंट भी हो जाते हैं। हमारी देश की एक बड़ी समस्या नेक्सलिज्म भी आदिवासी और उनके डिस्प्लेसमेंट से उत्पन्न हुई एक समस्या है, in which they took up weapons to fight the government and their policies. Along with their land, the tribals lose their traditions, customs, and it become very difficult for them to survive. ये तो बात हुई आदिवासीज और उनका जो हमने एक्सप्लॉयटेशन किया है पिछले इतने सालों में। इसके अलावा एक और ग्रुप जो काफ़ी मार्जिनलाइज है आर द minorities. First, understand what minority is. The term minority refers to the community whose population is less than half. तो minority अक्सर उन communities को हम कहते हैं religious minority जिनकी जनसंख्या 50% से कम होती है, यानी कि less than half होती है। The term minority here doesn't only means numbers. तो यहाँ पे minority सिर्फ numbers की बात नहीं है, यहाँ पे minority से मतलब है कि सत्ता में या पावर में कितनी उनकी साझेदारी है, कितने रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, और कल्चरली और सोशली कितने अवेयर हैं और कितने डेवलप हुए हैं। Therefore, safeguards are provided in our constitution against the possibility of being culturally dominated. इसीलिए हमारे संविधान ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जिसमें एजुकेशनल और सोशल और कल्चरल सेफगार्ड्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को, ताकि उनको मेजॉरिटी के द्वारा डोमिनेट ना किया जा सके, दबाया ना जा सके। माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइजेशन की अगर आगे बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दे में फेस। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द जुडिशरी ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा भी जुडिशरी हर समय, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट ये ध्यान रखते हैं कि कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको दबाया ना जाए और उनको पूरे अधिकार मिले जो हमारे संविधान ने हर एक नागरिक को दिए हुए हैं। अब बात करेंगे पर्टिकुलरली मुस्लिम्स की और मार्जिनलाइजेशन की। कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास जो ये शो करते हैं कि मुस्लिम्स जो है वो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी बनकर रह गए हैं ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, और उनकी खुद की इग्नोरेंस की वजह से भी, और जो सरकार की नीतियां रही हैं उनकी वजह से। Therefore, according to 2011 census, Muslims are 17% of India's population and are considered to be marginalized community. Government data shows that over the years they have been deprived of the socio-economic benefits. जो हमारे देश ने इतनी तरक्की की है आज़ादी के बाद, उसमें
उस तरक्की के रास्ते में काफ़ी पिछड़ गए हैं मुस्लिम्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डाटा टू असेस द सिचुएशन। अब कुछ डाटा देखते हैं जिससे हमें सिचुएशन, परिस्थिति मुस्लिम्स की क्या है वो और ज़्यादा क्लियर होगी। तो हमारे पास एक डाटा है जिसमें बेसिक कम्युनिटीज़ की बात हो रही है। कच्चे जो घर हैं उसमें लगभग 64% मुस्लिम्स आज भी कच्चे घरों में रह रहे हैं। हालांकि ये डाटा पुराना है, फिर भी हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिलता है अपनी बुक से। और 55.2% जो हिंदू हैं वो कच्चे घरों में रह रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो सिर्फ 30% मुस्लिमों के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है एंड 43.2% हिंदूज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। वाइल अगर पाइपलाइन सप्लाई की बात करें घरों में पानी की तो सिर्फ लगभग 20% जो मुसलमान हैं उनके पास पाइप्ड वाटर सप्लाई है, वहीं 25% जो हिंदू हैं उनके पास पाइप्ड वाटर सप्लाई अवेलेबल है। आगे बात करें लिटरेसी रेट की तो लगभग 65% जो हिंदूज हैं वो लिटरेट हैं, वहीं 80% क्रिश्चियंस जो हैं वो लिटरेट हैं। सिख जो है वो 70% लिटरेट है, बुद्धिस्ट 73%, जैन 94%, वहीं सबसे कम प्रतिशत है मुस्लिम्स का 59%। अगर बड़े बड़े जो ओहदे हैं, जो पद हैं IAS IPS और अन्य अधिकारी, तो वहाँ पे अगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की लगभग 14% है जो कि आज 17.5% के आसपास हो गई है। उसके अकॉर्डिंग भी IAS में सिर्फ 3% मुसलमान हैं, IPS में सिर्फ 4% और IFS में सिर्फ 1.8% और बैंक्स में ओनली 2.2%। सो व्हेन यू कंपेयर the basic necessities, when you compare jobs, when you compare the social and cultural development, Muslims lag far behind other minorities in the country. So recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicators, the government set up a high level committee in 2005. गवर्नमेंट ने अपने डाटा को एक्सेस किया और मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए, कैसे उनका डेवलपमेंट हो, उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, उसके लिए एक कमेटी बनाई जिसको सच्चर कमेटी भी कहा जाता है, जिसमें जो जस्टिस राजेंद्र सच्चर थे वो उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत सारी सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल फाइंडिंग्स की। इट सजेस्टेड मैनी सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स टू अपलिफ्ट द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द पीपल लिविंग in the community to be able to enjoy the benefits of economic development. So अब चैप्टर के अंत में कंक्लूजन की अगर बात करें तो हमने बात की आदिवासी और मुस्लिम इन पर्टिकुलर कि वो कैसे मार्जिनलाइज हैं और कितनी समस्याएं होती हैं मार्जिनलाइज होने पर। मार्जिनलाइज जैसे ही कोई हो जाता है तब उसके बाद उसके लिए सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वो लगातार पिछड़ते जाते हैं व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर पीपल इन द कंट्री। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू फाइट मार्जिनलाइजेशन। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ मार्जिनलाइजेशन की बात की और उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं, उससे कैसे लड़ना है, दिस वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर। मूविंग ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट है, वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू सम पीपल गेट मार्जिनलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 3, why do the constitution safeguard and protect the minority community and why is it important? Question number 4, how can you say that Muslims have been marginalized community? I hope you understood today's topics well. If they were informative, please like the video, share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest informative and educational videos. Thank you and have a nice day.